नमस्कार दोस्तों, कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम विश्व भूगोल के अंतर्गत वर्षा का अध्ययन करेंगे। हम समझने का प्रयास करेंगे कि वर्षा होती क्या है, वर्षा के प्रकार कितने होते हैं, अर्थात वर्षा कितने प्रकार से होती है। साथ ही साथ हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि पूरे विश्व में वर्षा का वितरण किस तरीके से है। वितरण अक्षांशीय दृष्टि से भी हो सकता है और प्रादेशिक दृष्टि से भी हो सकता है। साथ ही साथ हम इसको भी जानने का प्रयास करेंगे कि वर्षा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, आखिर किन कारणों की वजह से वर्षा अधिक होती है और किन कारकों की वजह से वर्षा कम होती है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जिसका नाम है वर्षा। सबसे पहले हम समझ लेते हैं वर्षा होती क्या है, पानी गिरना होता क्या है। तो दोस्तों, आप लोगों ने बरसात का मौसम तो देखा होगा, जब ऊपर से आसमान से पानी की बूंदें टप टप करके नीचे की ओर आती हैं, हम उसी को बोलते हैं कि बरसात का मौसम लग गया। अभी बरसात का मौसम लगता कैसे है, ये पानी ऊपर से नीचे आता कैसे है, आपको ये सोचना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि भगवान के पास या आसमान के पास बहुत सारा पानी है और बस वो डाले जा रहा है और एक विशेष मौसम में ही डाल रहा है। गर्मियों में कम वर्षा होती है, पानी ज़्यादा नहीं होता, लेकिन बरसात का मौसम जैसे ही आता है तो पानी गिरना चालू हो जाता है। वो क्यों है? तो दोस्तों, ऐसा कुछ है नहीं कि ऊपर ही पानी है। जो पानी नीचे आता है वो कभी ना कभी किन्हीं न किन्हीं माध्यम से धरती से ही ऊपर जाता है। अर्थात होता क्या है कि जब टेम्परेचर पृथ्वी पर ज़्यादा होता है तो पृथ्वी के यहाँ पर बहुत सारे स्रोत हैं जल के, जैसे कि नदियाँ हैं, सागर हैं, समुद्र हैं, महासागर हैं, ग्लेशियर हैं, बहुत सारे स्रोत हैं। तो इन स्रोतों में जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो इनका पानी वाष्पीकरण के माध्यम से ऊपर की ओर उठने लगता है। जब पानी को टेम्परेचर दिया जाता है तो वह तरल माध्यम से गैस माध्यम में परिवर्तित हो जाता है, उसके अणु दूर दूर हो जाते हैं। तो जब वह पानी तरल माध्यम से गैस माध्यम में परिवर्तित होता है तो वह वायु से हल्का हो जाता है और हल्का होने के कारण वह कहाँ की ओर जाने लगता है, वह ऊपर की ओर जाने लगता है। जब यह ऊपर की ओर जाता है तो एक बल कार्य करता है जिसे कहा जाता है रुद्धोष्म प्रक्रम बल, रुद्धोष्म एडियोबैटिक फोर्स। एडियोबैटिक फोर्स क्या होता है? एडियोबैटिक फोर्स होता है कि जब कोई वस्तु या कोई तत्व बाहरी माध्यम से ना ऊर्जा ले ना बाहरी माध्यम को ऊर्जा दे, उसके बावजूद भी उसके तापमान में परिवर्तन हो जाए, अर्थात या तो वो गर्म हो जाए या वो ठंडी हो जाए बगैर किसी ऊर्जा को लिए या ऊर्जा को दिए, वो कहलाता है एडियोबैटिक प्रक्रम या रुद्धोष्म प्रक्रम। तो जब जल वाष्प गर्म होकर ऊपर की ओर उठ रहा होता है तो इसमें रुद्धोष्म प्रक्रम के तहत यह ठंडा होने लगता है और जैसे ये ठंडा होता है, गर्म में इसके अणु दूर दूर थे, पानी के कण बहुत छोटे छोटे थे, वायु के रूप में थे, लेकिन जब इसमें रुद्धोष्म प्रक्रम के द्वारा इसकी ऊर्जा निकल जाती है और ये ठंडा होने लगता है तो ये छोटे छोटे कण बड़े बड़े कणों में परिवर्तित हो जाते हैं और यह बड़े बड़े कण जब परिवर्तित होते हैं तो इस प्रक्रम को कहते हैं या इस प्रक्रिया को कहते हैं संघनन की प्रक्रिया। जब कभी संघनन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है और जल का भार वायु के भार से अधिक होता है तो यह जल ऊपर से नीचे की ओर आने लगता है। अब यह जल कई प्रकार से आ सकता है, या तो ऊपर की ओर जाने से ठंडा हो जाए, या फिर कहीं पर्वतों से टकरा जाए, या फिर कोई ठंडी वायु इससे टकरा जाए। तो कई माध्यम होते हैं जिनके माध्यम से ये जो जल है, जल में संघनन की क्रिया पूर्ण होती है। तो जैसे ही संघनन की क्रिया पूर्ण होती है, जल का भार वायु के भार से अधिक होता है तो यह जल की बूंदें ऊपर से नीचे की ओर आने लगती हैं और जब ये जल की बूंदें ऊपर से नीचे की ओर आती हैं तो इसी घटना को वर्षा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेनफॉल कहा जाता है, वर्षा कहा जाता है। आइए हम बात करते हैं वर्षा के प्रकार की कि आखिर वर्षा होते कितने प्रकार की है। तो वर्षा के यदि हम प्रकारों की बात करें तो वर्षा को कराने में 3 प्रकार के प्रक्रम भाग लेते हैं। कौन कौन से? एक होती है संवहनीय वर्षा, एक होती है पर्वतीय वर्षा और एक होती है चक्रवाती वर्षा या वाताग्रीय वर्षा। अर्थात एक संवहन की क्रिया के द्वारा होती है, एक पर्वतों के माध्यम से होती है और एक चक्रवात के माध्यम से होती है। समझते हैं हम एक एक को कि आखिर संवहनीय वर्षा क्या होती है, पर्वतीय वर्षा क्या होती है और चक्रवाती या वाताग्रीय वर्षा क्या होती है। सबसे पहले समझते हैं संवहनीय वर्षा को। तो जैसे कि मैंने अभी वर्षा वाले टॉपिक में ही परिभाषा में ही आपको बताया था कि पृथ्वी में जहां कहीं टेम्परेचर अधिक हो और वहां पर यदि वर्षा जल की मात्रा भी अधिक हो, और ऐसा कहां होगा? यदि आप पृथ्वी को देखते हैं तो
तो पृथ्वी में जो विषुवत रेखा वाला क्षेत्र है 0 डिग्री अक्षांश वाला क्षेत्र है, तो यहां पर देखिएगा तो यहां पर सागर की मात्रा ज्यादा है, जल की मात्रा ज्यादा होती है। दूसरा, यहां पर आपको पता है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सूर्य की किरणें वर्ष भर सीधी रेखा में पड़ती हैं। इन दोनों के बीच में ही सीधी रेखा में पड़ती हैं। इसके ऊपर चले जाओ या नीचे चले जाओ, यहां पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। यदि हम दिन रात की बात करें कि दिन रात बराबर कहां पर होंगे, तो जो विषुवत रेखा होती है यहां पर वर्ष भर दिन और रात बराबर होते हैं। क्या होते हैं? दिन और रात बराबर होते हैं। कर्क रेखा मकर रेखा की सिचुएशन अलग होती है। कर्क रेखा को 21 जून को दिन सबसे बड़ा, रात सबसे छोटी होती है। मकर रेखा पर 23 दिसंबर को या 22 दिसंबर को दिन सबसे बड़ा और रातें सबसे छोटी होती हैं। लेकिन यदि हम 21 मार्च और 23 सितंबर की बात करें तो विषुवत रेखा कर्क रेखा और मकर रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। लेकिन यदि हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा की बात करें तो यहां पर दिन और रात हमेशा बराबर होते हैं। जब दिन और रात हमेशा बराबर होंगे तो तापमान यहां पर बहुत ज्यादा होगा। जब तापमान बहुत ज्यादा होगा तो और यहां पर यदि जल की मात्रा भी ज्यादा है तो यहां पर वाष्प उत्सर्जन की मात्रा भी बहुत ज्यादा होगी। और जब वाष्प उत्सर्जन की मात्रा ज्यादा होगी तो यह जल कहां की ओर उठेगा? वाष्प बनकर ऊपर की ओर उठेगा। और आपको मैं बता दूं कि जो 5 डिग्री का क्षेत्र होता है, 0 से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, ये जो क्षेत्र होता है वो डोलड्रम का क्षेत्र होता है। यहां पर पवनें तीव्र गति से नहीं चलती हैं। और जब पवनें तीव्र गति से नहीं चलती तो यह वाष्प जल गर्म होकर वाष्प के रूप में ऊपर उठता है। और जब ऊपर की ओर उठता है तो इसमें एक प्रक्रम काम करता है जिसे कहते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम के द्वारा इसके तापमान में अचानक से गिरावट आ जाती है। यह इस प्रक्रम के द्वारा ना तो बाहरी माध्यम को ऊर्जा देता है, ना ही बाहरी माध्यम से ऊर्जा लेता है। स्वयं ही इसका तापमान बहुत कम हो जाता है। तो जब जल वाष्प का तापमान बहुत कम हो जाता है तो जो इसकी छोटी छोटी बूंदें होती हैं वह एक बड़ी बड़ी बूंदों के रूप में आकार ले लेता है और इसका भार वायु के भार से अधिक हो जाता है। यह बादल के रूप में आसमान में बनने लगता है। और यह बादल का भार जब वायु के भार से अधिक हो जाता है तो यह बड़ी बड़ी पानी की बूंदों के रूप में नीचे की ओर आने लगता है। और जब यह नीचे की ओर आने लगता है तो जो इस प्रकार की वर्षा होती है उस वर्षा को कहा जाता है संवहनीय वर्षा। क्या कहा जाता है? संवहनीय वर्षा। थ्योरी रूप में हम समझ लेते हैं। संवहनीय वर्षा मुख्यतः गर्म व आर्द्र जलवायु क्षेत्र में होती है या विषुवतीय रेखीय क्षेत्रों में होती है। इसकी विशेषता है किंतु अनुकूल स्थिति होने पर यह अन्य क्षेत्रों में भी होती है। मतलब कहा यह गया है कि सामान्यतः जो संवहनीय वर्षा वो कहां पर होगी? या तो गर्म आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में होगी या फिर विषुवत रेखीय वाले क्षेत्रों में होगी। लेकिन यदि ऐसी सिचुएशन किन्हीं अन्य क्षेत्रों में भी आ जाती है जहां पर तापमान बहुत अधिक हो और जहां पर जल की मात्रा बहुत ज्यादा हो तो वहां पर भी इस प्रकार की वर्षा हो सकती है। चित्र के माध्यम से आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहां पर संवहन की क्रिया चल रही है। यहां पर बाष्पीकरण हो रहा है, जल ऊपर की ओर जा रहा है और ऊपर जाकर संघनन की क्रिया होती है। संघनन की क्रिया जैसे ही होती है बादलों में पानी का भार ज्यादा हो जाता है, पानी की बूंदों का भार ज्यादा हो जाता है। तो यह पानी की बूंदें कहां की ओर आने लगती हैं? नीचे की ओर आने लगती हैं। और इस तरीके से जो वर्षा होती है उसे संवहनीय वर्षा कहते हैं। ध्यान रखना, ये जो वर्षा होती है यह विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में होती है। यह वर्ष भर होती रहती है। विषुवत रेखीय क्षेत्रों की एक विशेषता होती है कि यहाँ पर सदाबहार घने वन पाए जाते हैं। और क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर 12 बजे से वर्षा होने चालू हो जाती है, 4 बजे तक होती है और हर दिन ये प्रक्रम चलता रहता है। यहाँ पर वर्ष भर वर्षा होती है। और वर्षा होने के बाद ये जो बादल होते हैं वो छट जाते हैं और मौसम पूरा साफ हो जाता है। इसलिए यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं वो सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ की जो लकड़ियाँ होती हैं बहुत कठोर होती हैं, सिर्फ जलाने के काम की आती हैं। यहाँ पर इमरती लकड़ियाँ नहीं पाई जाती। अधिक तापमान के कारण जब धरातलीय वायु गर्म होने पर हल्की होकर संवहन धाराओं के रूप में ऊपर उठती हैं तो एडियाबैटिक या रुद्धोष्म शीतलन के कारण इसका संघनन होने लगता है। और संघनन के पश्चात जल बूंदों के कपासी वर्षा मेघ का निर्माण होता है जिससे संवहनीय वर्षा होती है। इस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक और मेघ के गर्जन के साथ होती है। और कहां पर होती है? सीमित क्षेत्रों में होती है। और वह सीमित क्षेत्र कहां पर हैं? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र होते हैं, जिससे यह शीघ्र ही समाप्त हो जाती है और आसमान साफ हो जाता है। इसका समय निर्धारित होता है 2 से 4 घंटे। वर्षा होगी, बहुत तीव्र होगी, झमाझम होगी और उसके बाद मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो ये वर्षा क्या कहलाती है? संवहनीय वर्षा।
बात करते हैं हम पर्वतीय वर्षा की। तो पर्वतीय वर्षा कैसे होती है? तो संघनन की क्रिया तो बराबर वैसी होगी, वाष्पीकरण की प्रक्रिया पूरी पृथ्वी पर बराबर वैसी होगी। जल टेम्परेचर ज्यादा होगा, जल का वाष्पीकरण होगा, जल ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाकर बादलों का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है? बादलों का रूप ले लेता है। अब या तो रुद्धोष्म में प्रक्रम के द्वारा यहां का टेम्परेचर कम हो जाए तो वहीं पर पानी गिरने लगे, वो संवहनीय वर्षा कहलाएगी। यदि ऐसा नहीं होता तो ये बादल आगे की ओर बढ़ते हैं, और आगे की ओर बढ़ने पर यदि इनके मार्ग में कोई पर्वत आ जाता है ना, पर्वत आएगा, अब ये इससे टकराएंगे तो ऊपर की ओर बढ़ेंगे, और जैसे ही ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो इनमें क्या होने लगता है? रुद्धोष्म प्रक्रम होने लगता है। जैसे कि देखिएगा, आपके कंधे पर या आपकी पीठ पर एक 50 किलो की बोरी रख दी जाए, है ना, उस 50 किलो की बोरी रख दी जाए और कहा जाए कि आप उस किसी बिल्डिंग है, 10 मंजिला बिल्डिंग है, उस पर आपको चढ़ना है। आप जब चढ़ेंगे तो ना तो आप किसी माध्यम से ऊर्जा लेंगे, ना आप किसी माध्यम को ऊर्जा देंगे, लेकिन जाते जाते आपका टेम्परेचर क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा, आपके शरीर से पसीना बाहर आने लगेगा। तो ऐसे ही इसमें होता है, जैसे ही ऊपर चढ़ने लगते हैं तो इनके टेम्परेचर में अचानक से क्या आ जाती है? कमी आ जाती है, तापमान में कमी आ जाती है, और कमी आने से पानी की बूंदों का भार वायु के भार से अधिक हो जाता है, और यह पानी की बूंदें ऊपर से नीचे की ओर आने लगती हैं। ध्यान रखिएगा, जब यह इस ओर से चलती है तो इसे बोला जाता है पवनाभिमुख भाग। क्या? भीमुख, भा आता है यहां पर, और जब इस ओर जाती हैं तो ये कहलाता है विमुख भाग। क्या कहलाता है? विमुख। ये अभिमुख होता है और ये विमुख होता है। जब इस ओर बादल टकराएंगे तो यहां पर पानी बहुत तीव्र गति से गिराएंगे। जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते जाते हैं इनमें पानी की मात्रा कम होती जाती है, वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। लेकिन जैसे ही यहां से पार करते हैं, यहां पर जाते हैं, तो इनमें पानी की मात्रा बहुत कम हो जाती है, और जो पीछे वाला क्षेत्र होता है जिसे विमुख भाग कहा जाता है, यह जो क्षेत्र है वह क्या हो जाता है? विमुख वाला जो क्षेत्र होता है यह वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है, और इसमें पानी ज्यादा नहीं गिरता। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से जो वर्षा होती है उस वर्षा को कहा जाता है क्या? पर्वतीय वर्षा। आर्द्र वायु के मार्ग में पर्वतीय अवरोध के कारण वायु के आरोहण से एडियोबैटिक रुद्धोष्म शीतलन द्वारा संघनन की क्रिया से वर्षा होती है। इस प्रकार की वर्षा को पर्वतीय वर्षा कहा जाता है। पवनाभिमुख ढाल पर वायु के आरोहण के कारण वर्षा अधिक मात्रा में होती है और पहले बढ़ती है, किंतु बाद में निश्चित ऊंचाई के बाद क्या होने लगती है? कम होने लगती है या वर्षा घटने लगती है। लेकिन जो पवन का विमुख भाग होता है, पर्वतों की दूसरी ओर वाला भाग, उसके ढाल पर गर्म और शुष्क वायु का आरोहण से अल्प वर्षा के कारण वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण होता है, और ये जो पीछे वाला क्षेत्र होता है, वृष्टि छाया वाला जो क्षेत्र होता है वह मरुस्थल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। पानी के रूप में पानी कम गिरता है, जिससे सूखा वाला क्षेत्र वहां पर बन जाता है। ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है ये पर्वतीय वर्षा का है। जब बादल आगे की ओर जाते हैं तो ये कहलाता है अभिमुख भाग, यहां पर पानी बहुत तीव्र गति से गिरता है। ये जो क्षेत्र है पीछे वाला ये कहलाता है वृष्टि छाया क्षेत्र। यहां पर शुष्क वायु होने के कारण पानी नहीं गिरता है और बादल सीधे निकल जाते हैं, और बादल निकल जाने के कारण यहां पर वर्षा नहीं होती है और यह वर्षा से छूट जाता है। भारत में पश्चिमी घाट के समुद्रवर्ती ढाल पर अधिक वर्षा, जबकि इसके विपरीत ढाल पर न्यून वर्षा के कारण वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण होता है। इस वर्षा का समय पवनाभिमुख ढाल पर कपासी मेघ तथा विपरीत ढाल पर स्तरीय मेघ पाए जाते हैं, और स्तरीय मेघ से वर्षा होने के कारण यहाँ पर कम वर्षा होती है, और यहाँ पर कपासी मेघ होने के कारण यहाँ पर वर्षा अधिक होती है। और ये जो वर्षा का क्रम दिखाई दे रहा है इस वर्षा को कहा जाता है पर्वतीय वर्षा। बात करते हैं चक्रवाती वर्षा या वाताग्रीय वर्षा का। जब मैं आपको चक्रवात वाला टॉपिक पढ़ा रहा था तो मैंने वहां पर बताया था कि चक्रवात कैसे बनते हैं। यहां पर दो बातें होती हैं। एक होता है वाताग्र। वाताग्र कब बनता है? जब दो विपरीत प्रकृति की हवाएं आपस में, पवनें आपस में आकर मिलती हैं। क्या होता है? जब गर्म पवन आगे की ओर बढ़ती है और वहीं पर यदि ठंडी पवन आकर टकरा जाती है तो टकराने से क्या होता है? एक संक्रमण का क्षेत्र बनता है, और संक्रमण के क्षेत्र को कहा जाता है वाताग्र। ये संक्रमण के क्षेत्र में ये पवनें टकराकर घूमने लगती हैं, और घूमने से जो पवन भारी होती है वो अंदर चली जाती है, जो हल्की होती है, मात्रा में ज़्यादा होती है, वह उसको घेर लेती है। और जब कभी गर्म वायु अंदर आ जाए, अर्थात टेम्परेचर अधिक हो जाए और प्रेशर कम हो जाए, तो वहाँ पर चक्रवात का निर्माण होता है। अर्थात जो
जो पवनें होंगी बाहर से अंदर की ओर चलने लगेंगी। कहां से कहां की ओर? बाहर से अंदर की ओर। जब इस तरीके से चलने लगती हैं, गर्म और ठंडी हवाएं आपस में मिलती हैं। चूंकि गर्म हवाएं अपने साथ क्या लेके चलती हैं? अपने साथ जलवाष्प को लेकर चलती हैं। ठंडी हवाएं जलवाष्प को लेकर नहीं चलती हैं, तो वह जैसे ही टकराती हैं और गर्म हवाओं को ठंडा कर देती हैं, उससे वर्षा करा देती हैं। कभी कभी जब ये चक्रवात समुद्र में बनते हैं तो वह घूमने के कारण वहां का जल अपने साथ लेकर आगे बढ़ते हैं, और जल अपने साथ जब लेके बढ़ते हैं और जहां भी मैदानी क्षेत्र आता है, पर्वतीय क्षेत्र आता है, पठारी क्षेत्र आता है, वहां पर वर्षा करा देते हैं। और इस प्रकार की वर्षा को कहा जाता है चक्रवाती वर्षा। इस प्रकार की वर्षा कहां पर होगी? शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेशों में पाई जाती है, जहां वर्ष भर वाताग्र जनन का अनुभव वाताग्रजनक जो अनुकूल स्थिति है वह बनी ही रहती है। जब इस तरीके की स्थिति बनी रहेगी जहां पर ठंड और गर्म जलवायु, गर्म हवाएं आपस में टकराती रहेंगी, वहां पर किस प्रकार की वर्षा होंगी? तो वहां पर चक्रवाती वर्षा ही होंगी। गर्म व ठंडी वायु के अभिसरण से निर्मित वाताग्र पर जब गर्म व आर्द्र जलवायु ऊपर उठकर फैलती है तो वायु ठंडी हो जाती है, जिससे संघनन की क्रिया द्वारा वर्षा होती है। इस प्रकार की वर्षा चक्रवाती या वाताग्री वर्षा कहलाती है। क्लियर हुआ? समझ में आया चक्रवाती या वाताग्री वर्षा क्या होती है? कि जब कभी विपरीत प्रकृति की दो हवाएं आपस में, पवनें आपस में आकर मिलती हैं, तो मिलने के कारण वहां संक्रमण का क्षेत्र बन जाता है और संघनन की क्रिया चालू हो जाती है, और संघनन की क्रिया चालू होने के कारण जब वर्षा होती है तो उस वर्षा को चक्रवाती वर्षा कहा जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पछुआ पवनों का प्रभाव अधिक होता है। आपको मैं बता देता हूं कि ये जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी में ये विषुवत क्षेत्र होता है, ये जो होता है ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा होती है। इसके जो ऊपर होता है ये 66.5 डिग्री होता है, ये 23.5 डिग्री वाला क्षेत्र होता है। यहाँ पर पछुआ पवनें चलती हैं, और पछुआ पवनों की जो प्रकृति होती है, जो दिशा होती है, वो कहाँ की ओर होती है? वो होती है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो यहाँ पर जो भी चक्रवात उठते हैं वो शीत ऋतु में उठते हैं, और यहाँ पर जो भी वर्षा होगी वो शीत ऋतु में ही होती है। क्लियर है? शीत ऋतु में तापांतर अधिक होने के कारण वाताग्र का निर्माण अधिक होता है, जिसमें ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा शीत ऋतु में इस प्रकार की वर्षा अधिक होती है। आप यदि भारत में भी देखेंगे तो भारत में जो उत्तर वाला क्षेत्र है, जो कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश वाला जो क्षेत्र होता है, वहाँ पर ठंड के टाइम पर पानी गिरता है, और पानी जो गिरता है वो चक्रवाती वर्षा के द्वारा ही होता है। और वो चक्रवात कहाँ उठते हैं? वह चक्रवात उठते हैं भूमध्य सागर में, और ये जो पछुआ पवनें होती हैं यह इन्हें अपने साथ में लेकर आती हैं, हिमालय से टकराने के बाद यहां पर वर्षा कराती हैं। क्लियर हुआ? तो ये क्या है? ये कहलाती है चक्रवाती वर्षा। कहां पर होगी? तो इन वाले क्षेत्रों में अधिक होगी। यहां पर भी होती है चक्रवाती वर्षा, लेकिन कम मात्रा में होती है। यहां पर गर्मियों के टाइम पर होती है। वहां पर क्या होता है? समुद्र में जब ये गर्म और ठंडी हवाएं टकराती हैं तो वहां पर भी चक्रवात जन्म लेते हैं, और वो चक्रवात भारत में जैसे हम देखते हैं तो जो तटीय प्रदेश हैं वहां पर झमाझम वर्षा कराते हैं। अब बात करते हैं हम विश्व में वर्षा के वितरण का, कि आखिर वर्षा का वैश्विक वितरण है कैसा। तो यदि हम विश्व में वितरण की बात करें तो पृथ्वी पर हर जगह समान वर्षा नहीं होती। हमें पता है कि पृथ्वी जो है वहाँ पर तापमान अलग अलग होता है, वहाँ पर जल की मात्रा भी अलग अलग है, वहाँ की स्थलाकृतियाँ भी अलग अलग हैं। तो इन चीज़ों के कारण यहाँ पर वर्षा भी अलग अलग होती है। और यदि हमें वर्षा को समझना है तो इसे हम दो भागों में समझते हैं कि वर्षा का वितरण कैसे होगा। एक होता है अक्षांशीय आधार पर वितरण, और एक होता है प्रादेशिक आधार पर वितरण। अक्षांशीय आधार पर वितरण मतलब क्या होगा? अर्थात पृथ्वी में जो विभिन्न अक्षांश पाए जाते हैं वहां पर वर्षा का वितरण क्या है, कहां पर वर्षा अधिक हो रही है और कहां पर वर्षा कम हो रही है। दूसरा, प्रादेशिक आधार पर हम क्या देखते हैं? तो प्रादेशिक आधार पर हम समझने का प्रयास करते हैं कि कौन से प्रदेश ऐसे हैं जहां पर वर्षा अधिक होती है और कौन से प्रदेश ऐसे हैं जहां पर वर्षा कम होती है। तो इस तरीके का जो वितरण होता है उसे कहा जाता है प्रादेशिक आधार पर वर्षा का वितरण। चलिए समझने का प्रयास करते हैं हम। सबसे पहले अक्षांशीय वितरण। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पहले आप पृथ्वी को समझ लीजिए। यहां पर विषुवत रेखा है, 0 डिग्री कहलाती है ना। ये 23.5 डिग्री होता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा वाला होता है, 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा वाला होता है। फिर यहां पर 66.5 डिग्री होता है नॉर्थ, और ये 66.5 डिग्री होता है साउथ। क्लियर है? तो ये क्षेत्र होते हैं। यहां पर आप सभी को पता है कि व्यापारिक पवनें चलती हैं। कौन सी पवनें चलती हैं? व्यापारिक पवनें।
और यहां पर चलती हैं पछुआ पवनें। कौन सी पवनें चलती हैं? पछुआ पवनें। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये दिशा किस तरीके से है, तो ये जो है ये आप जब वायुदाब पेटियां पढ़ते हैं प्रीलिम्स के सिलेबस में आपके उसमें दिया हुआ है, ज्योग्राफी मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया है, वहां पर आप देखिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप मेंस की जो वर्षा वाली सीरीज उसको देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। वहां पर आपको 7 प्रकार की वायुदाबीय पेटियों का अध्ययन करना होता है, वो आप वहां पर करिए, आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से कहां पर कौन सा वायुदाब बनता है, कहां पर उष्ण बनता है, कहां उपोष्ण बनता है, कहां समशीतोष्ण बनता है, कहां पर शीत बनता है, और पवनें कहां से कैसे चलती हैं, वर्षा कैसे होती है, वर्षा मैं आपको बता देता हूं। क्लियर है? तो अक्षांशीय विस्तार में हम 3 आधार पर देखेंगे, एक ये वाला क्षेत्र देखेंगे, एक ये वाला क्षेत्र देखेंगे और एक ये वाला क्षेत्र देखेंगे कि यहां पर वर्षा की प्रकृति क्या होती है। क्लियर हुआ? यदि हम 0 डिग्री अक्षांश की बात करें तो यहां पर संवहनीय वर्षा होती है। मैंने आपको बताया था कि 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में डोलड्रम का क्षेत्र होता है, यहां पर पवनें नहीं चलती हैं। यहां पर टेम्परेचर अधिक होने के कारण और पानी ज़्यादा होने के कारण जो जल है उसका बाष्पीकरण ज़्यादा होता है और यह ऊपर की ओर उठता है। जब यह ऊपर की ओर उठता है तो यहाँ पर संवहनीय वर्षा होती है, प्रतिदिन वर्षा होती है और वर्षा बहुत अधिक मात्रा में होती है। क्लियर है? लेकिन जैसे ही हम 0 डिग्री अक्षांश से नॉर्थ की ओर या साउथ की ओर चढ़ते हैं, उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर चलते हैं, तो वर्षा की मात्रा में कमी आने लगती है, क्योंकि तापमान की मात्रा में भी कमी आती है। मैं 50 बार आपको बता चुका हूं कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीचों बीच सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। इसके ऊपर या इसके नीचे की बात करें तो यहां पर सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। तो जैसे जैसे हम नॉर्थ की ओर या साउथ की ओर चलेंगे तो तापमान में कमी आएगी, और तापमान में कमी आएगी तो वहां पर वर्षा की मात्रा भी धीरे धीरे कम होती जाती है। बात करते हैं हम 23 डिग्री की नॉर्थ की और साउथ की, तो यहां पर जो वर्षा होती है वो पछुआ व्यापारिक पवनों के माध्यम से होती है। और जब व्यापारिक पवनों के माध्यम से होगी तो आप देखिए जो भी क्षेत्र ऐसे होंगे जो इन अक्षांशों के अंतर्गत आएंगे उनमें पूर्वी क्षेत्र में तो वर्षा होगी लेकिन पश्चिमी क्षेत्र में कम वर्षा होगी। क्यों? क्योंकि इनकी जो दिशा होगी वह पूरब से पश्चिम की ओर होगी। क्लियर है? तो जहां जहां ये पूर्वी क्षेत्र में टकराएंगे वहां पर वर्षा कराएंगे और जहां पश्चिमी क्षेत्र में जाएंगे वर्षा कम कराएंगे। लेकिन यदि हम 66.5 डिग्री वाले इस क्षेत्र की बात करें तो यहां पर जो भी क्षेत्र आएंगे वहां पर पश्चिमी क्षेत्र वाले क्षेत्रों में वर्षा ज्यादा होगी लेकिन पूर्वी क्षेत्रों में वर्षा कम होगी, क्योंकि वहां पर वर्षा है चक्रवाती होती है और वह अनुसरण करती है पछुआ पवनों का, और पछुआ पवनों की जो दिशा होती है वह पश्चिम से पूर्वी की ओर होती है। क्लियर हुआ? चलिए अब इसको हम थ्योरी रूप में देख लेते हैं। विषुवत रेखा में ध्रुवों की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा क्या होती जाती है? कम होती जाती है। लेकिन 0 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर अधिक वर्षा होती है, जबकि पश्चिम की तरफ बढ़ने पर वर्षा की मात्रा में कमी आती जाती है। वैसे ही 45 से 60 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पछुआ पवनों का प्रवाह होने के कारण महाद्वीपों में पश्चिमी तट पर वर्षा अधिक होती है, जबकि पूरब की तरफ बढ़ने पर इसकी मात्रा में कमी आती जाती है। मैंने अभी आपको चित्र के माध्यम से बता दिया था कि कहां पर पछुआ पवनों वाला क्षेत्र है और कहां पर व्यापारिक पवनों वाला क्षेत्र है। तो ये वाला जो क्षेत्र था, ठीक है, तो ये 0 से 35 डिग्री वाला है, ये वाला जो क्षेत्र है वो 40 से 65 डिग्री वाला क्षेत्र है। तो आप दिशा देख सकते हो। क्लियर हुआ? बात करते हैं प्रादेशिक वितरण की कि प्रदेश के आधार पर वर्षा का वितरण क्या होगा। तो प्रदेश के आधार पर वर्षा के वितरण को हम देख सकते हैं कि एक ऐसा क्षेत्र होगा जहां पर वर्षा बहुत अधिक होगी, एक ऐसा क्षेत्र होगा जहां पर वर्षा थोड़ी कम होगी, एक ऐसा क्षेत्र होगा जहां पर बहुत कम वर्षा होगी, और एक ऐसा क्षेत्र होगा जो वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है जहां पर मरुस्थलों का निर्माण हो जाता है। तो पहला क्षेत्र हम देखते हैं भारी वर्षा वाले प्रदेश। भारी वर्षा वाले प्रदेश क्या होंगे? तो ऐसे प्रदेश जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वह प्रदेश कहलाते हैं भारी वर्षा वाले प्रदेश। अब ध्यान रखिएगा भारी वर्षा कहां कहां पर होगी। तो एक तो विषुवत रेखा वाले क्षेत्र पे होगी, और दूसरा जहां पर चक्रवाती शीतोष्ण चक्रवाती वर्षा हो रही है वो वाले क्षेत्र ऐसे होंगे जहां पर भारी वर्षा या 200 सेंटीमीटर से अधिक होगी। तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले प्रदेश इनमें शामिल होते हैं। इनमें विषुवतीय उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो तटीय प्रदेश होते हैं वो, और शीतोष्ण कटिबंधीय के पश्चिम तटीय क्षेत्र आते हैं वो किसमें? इसमें शामिल किए जाते हैं। ध्यान रखना पश्चिम तटीय क्षेत्र आपको समझ में आया क्यों है? क्योंकि यह पछुआ पवनों का अनुसरण करते हैं, और जो पछुआ पवनें होती हैं वह उनकी दिशा पश्चिम से पूर्वी की ओर होती है, और वह चक्रवात के द्वारा जो जल को ले जाते हैं। तो जो पश्चिम वाले क्षेत्र आते हैं वहां टकराने के कारण ज्यादा पानी गिराते हैं, और जो पूर्वी क्षेत्र होता है वहां पर पानी कम गिराते हैं। क्लियर हुआ भारी वर्षा वाले क्षेत्र। बात करते हैं हम मध्यम वर्षा वाले प्रदेश की कि मध्यम वर्षा वाले प्रदेश कौन से होंगे। तो वे प्रदेश जहां पर 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है,
इससे कम वर्षा होती है उसे उपोष्ण कटिबंधीय, हाँ इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय के तटीय प्रदेश जैसे कि चीन तुल्य तथा उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश जैसे कि लारेशिया तुल्य प्रदेश इनमें शामिल किए जाते हैं। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, इसमें उपोष्ण और शीतोष्ण वाले क्षेत्र शामिल हो जाएंगे। बात करते हैं कम वर्षा वाले क्षेत्र, तो ऐसे क्षेत्र जहां पर वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर होती है, 50 से 100 सेंटीमीटर तक होती है, उन्हें कम वर्षा वाले प्रदेशों में सम्मिलित किया जाता है। और ये प्रदेश उष्ण कटिबंध के आंतरिक भाग जैसे कि जहां पर सवाना तुल्य जलवायु पाई जाती है वो वाले क्षेत्र शामिल किए जाते हैं। साथ ही साथ शीतोष्ण कटिबंध के पूर्वी आंतरिक भाग शामिल किए जाते हैं जो कि वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हुआ? कहाँ कहाँ पर होंगे, मैं अभी जब वो आपको वर्षा का वितरण, अक्षांशीय वितरण पढ़ा रहा था वहाँ पे बताया था कि जहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय वर्षा होगी वहाँ पर पश्चिमी क्षेत्र में अधिक वर्षा होगी लेकिन पूर्वी क्षेत्र में कम वर्षा होगी। तो वही बात यहाँ पर कही गई है। बात आती है अति अल्प वर्षा वाले क्षेत्र, तो इन प्रदेश वे प्रदेश जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वो क्या कहलाते हैं, अति अल्प वर्षा वाले क्षेत्र कहलाते हैं। और जहाँ पर भी 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है वह मरुस्थलीय क्षेत्र कहलाते हैं, वहाँ पर मरुस्थलों का निर्माण होता है। ऐसे क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत भी आते हैं। समझ में आया कि नहीं? यदि मरुस्थल की परिभाषा पूछी जाए आपसे तो आप समझ जाना कि क्या लिखना है। वे क्षेत्र जहां पर 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है वे क्षेत्र मरुस्थलीय क्षेत्र कहलाते हैं। दोस्तों मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं, एक उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल होते हैं और एक शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल होते हैं। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल वे मरुस्थल होते हैं जो कर्क और मकर रेखा के बीच में उत्पन्न होते हैं, जहां पर जो पत्थर हैं वह रेत में परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात यहाँ पर जो भी मरुस्थल पाए जाते हैं वो रेगिस्तानी मरुस्थल पाए जाते हैं। और इनके ऊपर और इनके नीचे अर्थात कर्क रेखा के ऊपर और मकर रेखा के नीचे जो भी मरुस्थल बनते हैं वह शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्षा कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि पानी यहाँ पर बर्फ बनकर नीचे आता है, और जब बर्फ बनकर नीचे आता है तो वर्षा नहीं होगी, वनस्पति नहीं होगी, मरुभूमि होगी। तो मरुभूमि को ही क्या कहा जाता है? मरुस्थल कहा जाता है। ये उष्ण कटिबंध में स्थित महाद्वीपों के आंतरिक भागों और पश्चिमी सीमांत क्षेत्र के उच्च अक्षांशों से संबंधित होते हैं। जो उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र होते हैं यहाँ पर अति अल्प वर्षा वाले क्षेत्र पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये क्या हुआ? ये हुआ प्रादेशिक वितरण पूरे विश्व में। ये चित्र के माध्यम से आपको दिखाई दे रहा होगा कि कहां पर उच्च वर्षा वाले क्षेत्र हैं और कहां पर कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं। जहां पर आपको ज़्यादा काला दिखाई दे रहा है वह अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं, और जैसे जैसे ये कालापन कम होता जा रहा है वह कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं। तो जो ध्रुवीय क्षेत्र आपको दिखाई दे रहे हैं, जो बीच बीच वाले क्षेत्र आपको दिखाई दे रहे हैं, मरुस्थलीय वाले क्षेत्र हैं आप देख रहे हैं, तो ये क्या है? कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं। लेकिन यदि हम भूमध्य रेखा की बात करते हैं, भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र आपको देखो ज़्यादा ही डार्क दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर अधिक वर्षा होती है। दूसरा जो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे आते हैं जहाँ पर अधिक वर्षा होती है, और ऐसे ही यहाँ पर भी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे आते हैं जहाँ पर अधिक वर्षा होती है। तो आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं, बाकी मैंने आपको पहले ही समझाया है। और जब हमने जब जलवायु वाला टॉपिक पढ़ा था तो उसमें भी मैंने बताया था कहाँ पर किस तरीके की वर्षा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि वर्षा के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, अर्थात वे कौन से कारक हैं जिनके माध्यम से वर्षा या तो कहीं पर अधिक होती है या कहीं पर बहुत कम होती है। तो यदि हम बात करें तो पहला आता है इसमें पर्वतों की उपस्थिति। पर्वतों की उपस्थिति से मतलब क्या होता है? कहाँ पर कैसे पर्वत हैं। दोस्तों मन में एक प्रश्न आता होगा कि भारत में जो रेगिस्तान है, जो राजस्थान है, वहाँ पर रेगिस्तान का निर्माण कैसे हुआ? तो मैं आपको बता देता हूं कि पर्वतीय वर्षा जब आप पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि जब कभी बादलों के सामने लंबवत रूप में यदि पर्वत आ जाए तो ये बादल टकरा कर यहाँ पर बारिश करते हैं। लेकिन जब कभी बादलों के समानांतर बादल इस तरीके से जा रहा है और इस तरीके से पर्वत पड़ जाएं तो वह उससे टकराता नहीं है, सीधे निकल जाता है, और सीधे निकलने के कारण वहाँ पर वर्षा नहीं कराता। और जब वहाँ पर वर्षा नहीं होती और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो एक स्थिति ऐसी आती है कि वहाँ की चट्टानें टूट टूट कर रेत में परिवर्तित हो जाती हैं। जो वनस्पति है वह पूर्णतः नष्ट हो जाती है और ऐसे क्षेत्र मरुस्थल में परिवर्तित हो जाते हैं, रेगिस्तान में परिवर्तित
हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, पर्वतों की उपस्थिति कैसे काम करती है, तो पर्वतों की उपस्थिति इसी तरीके से कार्य करती है कि जो क्षेत्र पर्वतों के पवना अभिमुख वाले क्षेत्र में आती हैं, बादलों वाले क्षेत्रों में पड़ते हैं, वहां पर तो अधिक वर्षा हो जाती है, लेकिन जो पीछे वाले क्षेत्र होते हैं, जो पवना विमुख क्षेत्र होते हैं, वहां पर वर्षा बहुत कम मात्रा में होती है, वह वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से पर्वतों की स्थिति भी वर्षा को प्रभावित करती है। बात करते हैं नमी की आपूर्ति। उष्णकटिबंधीय एवं तटीय क्षेत्रों में वाष्पीकरण अधिक होने से वायुमंडल में नमी की आपूर्ति सर्वाधिक होती है, जिससे यहाँ पर औसत से अधिक वर्षा होती है। मैंने आपको बताया था कि जो भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा है, यहाँ पर तापमान अधिक होता है, लेकिन तापमान अधिक होने के कारण वहाँ पर समुद्रों की या सागरों की स्थिति भी बहुत ज़्यादा है, जिस कारण से वहाँ पर वाष्पीकरण की दर बहुत ज़्यादा होती है। और जहाँ पर वाष्पीकरण की दर बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ की वायु में नमी बहुत ज़्यादा होती है, और जहाँ की वायु में नमी बहुत ज़्यादा होगी, वहाँ पर वर्षा भी क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी। पवनों की दिशा कैसे काम करती है? तो सागर से स्थल की ओर चलने वाली वायु वर्षा के अनुकूल होती है, क्योंकि ये सागर से वाष्प ग्रहण करके स्थल की ओर आती है, जबकि स्थल से सागर की ओर चलने वाली वायु या हवाएं अपेक्षाकृत शुष्क होती हैं, जिससे ये कम वर्षा कराती हैं। शायद आप लोगों को समझ में नहीं आया, मैं सरल भाषा में समझा देता हूँ। देखिए, दो प्रकार की हवाएं चलती हैं, दो प्रकार की पवनें चलती हैं। कौन कौन सी? एक स्थल समीर होती है और एक सागरीय समीर होती है। ये 6-6 महीने में चलती हैं। तो ध्यान रखना, क्या होता है जब कभी समीर समुद्र वाले क्षेत्र से स्थल वाले क्षेत्रों की ओर चलती हैं, ये हवाएं जब समुद्र से स्थल की ओर चलेंगी तो अपने पास नमी को बहुत ज़्यादा धारण कर लेंगी, और जैसे ही स्थल वाले क्षेत्र में जाती हैं तो यहाँ पर क्या होती हैं? यहाँ पर पर्वतों से टकरा कर यहाँ पर वर्षा करा देती हैं। लेकिन जो समीर स्थल वाले भाग से समुद्र की ओर आती हैं, उनके पास क्या होती है? नमी होती ही नहीं है, या होती है तो ना के बराबर होती है। इसलिए जब वह वर्षा कराती हैं तो बहुत अल्प मात्रा में कराती हैं। बात करते हैं महासागरीय जलधाराओं की। तो महासागरीय जलधाराएं मैं बता देता हूं, दो प्रकार की होती हैं। एक गर्म महासागरीय जलधाराएं होती हैं और एक ठंडी महासागरीय जलधाराएं होती हैं। जब आप पृथ्वी का अध्ययन करते हैं तो पृथ्वी में जो विषुवत रेखा होती है, तो विषुवत रेखा के पास जो चलती हैं जलधाराएं, वो होती हैं गर्म जलधाराएं, और यही जलधाराएं जब ऊपर की ओर उठती हैं तो गर्म होती हैं। लेकिन ध्रुवों की ओर से जो जलधाराएं आती हैं वो कैसी जलधाराएं होती हैं? वो होती हैं ठंडी जलधाराएं। कैसी जलधाराएं होती हैं? ठंडी जलधाराएं। प्रीलिम्स में आपने इनका विस्तार से अध्ययन किया होगा, नहीं किया तो आप एक बार प्रीलिम्स के लेक्चर को देख लीजिए, वहां पर इसको मैंने बहुत विस्तार से समझाया है। तो जब ये जलधाराएं चलती हैं तो दो प्रकार की होती हैं, एक ठंडी होती है, एक गर्म। जब कभी गर्म जलधाराएं जिस क्षेत्र से जाती हैं तो वह उस क्षेत्र की नमी को अवशोषित कर लेती हैं। यदि यह सागरीय वाले क्षेत्र से जाती हैं तो वहाँ से बहुत ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन करती हैं, बहुत सारी नमी को ग्रहण कर लेती हैं। और जब ये किसी स्थल वाले भाग से टकराती हैं या सागरीय वाले क्षेत्र में जाती हैं, जहाँ पर इसका टेम्परेचर कम हो जाता है, वहाँ पर झमाझम वर्षा कराती हैं। लेकिन जो ठंडी जलधाराएँ होती हैं, वह जलधाराएँ क्या करती हैं? नमी को अवशोषित नहीं करती, और नमी को अवशोषित न करने के कारण वर्षा को हतोत्साहित करती हैं। और जहाँ जहाँ भी स्थलीय क्षेत्रों में ठंडी जलधाराएं टकराती हैं, वहाँ पर मरुस्थलों का निर्माण करती हैं। आप दक्षिण अफ्रीका में नामीबिया का मरुस्थल देख लीजिए, आप दक्षिण अफ्रीका में नामीबिया का मरुस्थल देख लीजिए, दक्षिण अमेरिका में पेंटागोनिया का मरुस्थल देख लीजिए। ये जो मरुस्थल को निर्माण हुआ है वह ठंडी जलधाराओं के टकराने से ही हुआ है। वायु दाव पेटियां भी इसी तरीके से कार्य करती हैं, क्योंकि जहां पर उच्च वायु दाव पेटियां होती हैं वह क्या करती हैं? अपने यहां से पवनों को दूसरी ओर ले जाती हैं, और जहां पर निम्न वायु दाव पेटियां होती हैं वहां पर वायु उच्च वायु दाव पेटियों से निम्न वायु दाव पेटियों की ओर आती है, तो उससे वर्षा भी अधिक होती है। तो निम्न वायु दाव क्षेत्रों में वर्षा के अनुकूल स्थिति होती है, जबकि उच्च वायु दाव पेटियों में के क्षेत्रों में वर्षा की क्या होती? प्रतिकूल स्थिति होती है। इसी कारण विषुवत रेखीय क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्षा कम होती है। इसको मैं सरल भाषा में आपको समझा देता हूं। ये पृथ्वी तो पृथ्वी जैसा नहीं लग रहा, हम पृथ्वी फिर से बना लेते हैं। पृथ्वी क्या है ये देखिए,
ये हो गई पृथ्वी, ये हो गई विषुवत रेखा। इसका जो ये क्षेत्र है, डोलड्रम वाला क्षेत्र होता है, ये कर्क रेखा 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ ले, और यहाँ पर हो गई ये कर्क रेखा हो गई, ये मकर रेखा हो गई, ये 66.5 डिग्री रेखाएं हो गई, या ध्रुवीय रेखाएं हो गई। तो यदि हम देखते हैं यहाँ से व्यापारिक पवनें इस तरीके से चलती हैं, इस ओर चलती हैं, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर वायु ऊपर की ओर उठती है। जब ऊपर की ओर उठेगी तो कहीं ना कहीं तो जाकर गिरेगी, तो ये 23.5 डिग्री और नॉर्थ और साउथ में जाकर गिरने लगती है। तो जब यहाँ पर गिरती है तो यहाँ पर उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। कैसा क्षेत्र बन जाता है? उच्च वायुदाब का क्षेत्र। तो यहाँ पर वर्षा कम होती है, लेकिन विषुवत रेखा में वर्षा अधिक होती है। और यहाँ से भी यही सिचुएशन होती है। यहाँ से ध्रुवीय पवनें आती हैं, और ध्रुवीय पवनें यहाँ से आती हैं, और यहाँ से इस तरीके की पछुआ पवनें आती हैं। जब ये टकराती हैं तो ये भी क्या करती हैं? ऊपर की ओर उठती हैं, और ऊपर की ओर उठकर वो भी यहाँ की ओर बैठने लगती हैं। तो यहाँ पर उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है, यहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है। तो आपने देखा होगा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में चक्रवात के माध्यम से ज़्यादा वर्षा होती है, विषुवत रेखा में ज़्यादा वर्षा होती है, लेकिन ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती, चाहे दोनों गोलार्धों में क्यों ना हो। क्लियर हुआ? नोट की बात कर लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है। जैसे कि कभी कभी एक शब्द पूछ लिया जाता है जिसे कहा जाता है आइसोहाइट। आइसोहाइट क्या होता है? समवर्षा रेखा कहलाती है, अर्थात मानचित्र में वे क्षेत्र जहां पर समान वर्षा होती है उन क्षेत्रों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको आइसोहाइट कहा जाता है। और बात की जाए कि संसार में सर्वाधिक वर्षा किस प्रकार की होती है, तो संसार में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वह पर्वतीय प्रकार की वर्षा होती है, क्योंकि मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया था कि विश्व में 26% स्थान पर, 26% भाग पर विश्व का जो धरातलीय क्षेत्र है उसके 26% भाग पर क्या है? पर्वत फैले हुए हैं। तो पर्वत ज़्यादा फैले हैं और अधिकतम वर्षा कैसी होती है? पर्वतीय प्रकार की ही होती है। तो दोस्तों इसके साथ ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। इसके अंतर्गत वर्षा के अंतर्गत जितने भी टॉपिक थे, जितने भी सब टॉपिक थे, वो हमने कवर करने का प्रयास किया। हमने वर्षा को समझा, हमने वर्षा के प्रकार को समझा, हमने ये भी समझा कि वर्षा का वितरण कैसे है, और साथ ही साथ हमने समझने का प्रयास किया कि वर्षा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।